तो आज हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन ने स्ट्राइक किया है रशिया के एक मेजर पोर्ट को, कहाँ पे वो पोर्ट फॉल करता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस करेंगे। एंड यूएस और ईरान की जो डील है वो फाइनली अब कैसे अपना जो शेप है वो लेना शुरू कर रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड आज से एआई समिट जो है वो शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी से इनॉग्रेट करेंगे, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 16 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद रेलेवेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द डेट ऑफ 16 फरवरी 2026 डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू। तो अब सबसे पहले आपकी न्यूज़ क्या कहती है वो देखते हैं कि रशिया तमाम पोर्ट डैमेज इन एयर स्ट्राइक्स। सो अब यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स में भी अब स्पेसिफिकली यूएवीज जो है उनका रोल देखने को मिल रहा है कि रशिया के जो तमाम पोर्ट है विच इज़ ऑन द ब्लैक सी साइड, ठीक है, तो ब्लैक सी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला ये तमाम पोर्ट है, यूएवी के थ्रू इसको स्ट्राइक किया गया। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए था रशिया के लिए क्योंकि ऑयल प्रोडक्ट्स, ग्रेन, कोल एंड कमोडिटीज जो है ये अब लेकर जाया जाता था या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए ये यूज किए जाते थे। तो सिग्निफिकेंट डैमेज यहाँ पे हुआ है, लोगों की यानी कि सिविलियंस की डेथ भी हुई है एंड मल्टीपल ऐसी स्ट्राइक्स जो की गई हैं अदर साइड्स ऑफ तमान ऑल्सो, जिसमें बहुत सारे लोगों को एंड इनफैक्ट जो जान माल का नुकसान जिसको हम बोलते हैं वो हुआ है। ठीक है, सिंपल सी आपकी बात थी। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज डज नॉट लाई अराउंड द तमान पेनिनसुला। तो जो तमान पोर्ट है ब्लैक सी में ब्लैक सी वाले रीजन के आसपास, वो अब तमान पेनिनसुला के अंदर है। ठीक है, मैप के थ्रू उसको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, कर्ट स्ट्रेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दिस इज योर तमान एज ऑफ सी, दिस इज योर क्रिमियन पेनिनसुला, दिस इज योर ब्लैक सी एंड दिस इज योर तमान पेनिनसुला एंड समवॉट हियर आपका जो तमान पोर्ट है वो लाई करता है। दिस इज योर कर्ट स्ट्रेट। ठीक है, तो सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, देन क्रिमियन पेनिनसुला यहाँ पर है। एंड इंपॉर्टेंट किस लिए? क्रिमिया से कनेक्टिविटी बेसिकली ये रीजन प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पर स्ट्राइक होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और एक बड़ी मेजर वैल्यू जो है वो होल्ड करता है। तो इतने डीप इनसाइड यू कैन से कि समवॉट हियर यूक्रेन हमारा फॉल भी कर रहा है, तो यहाँ पर अटैक करना बहुत ज़्यादा एक यू कैन से प्रिसीजन के साथ किया गया अटैक जो है अब रशिया के अंदर घुस के मारने वाली बात है। सेकेंड और थर्ड सच काइंड ऑफ अटैक जब से वॉर शुरू हुई है यूक्रेनियन साइड से। देन NLCIL साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन थर्मल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो अब यहाँ पर क्या है, NLC इंडिया लिमिटेड जो है उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। तो आपको इतना ही कंपनीज का नाम जानने की जरूरत नहीं होती है, बस बेसिक यहाँ पर आइडिया क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है ना उनके साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोलैबोरेशन में होगा, काम होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। अब आइडिया क्या है कि कैसे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाया जा सके ताकि कोऑपरेशन हो सके 1200 मेगावाट के थर्मल कैप्टिव पावर प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर, कि कोलैबोरेशन यहाँ पर स्ट्रेंथन की जा रही है थर्मल एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर। ठीक है, सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। लिस्ट 2 क्या कहती है? आपकी स्टेट। देन दैट इज के कुदानकुलम, ककरापर, देन कैगा, देन रवत भट्टा। ठीक है, एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान एंड गुजरात। आपको करेक्ट यहाँ पर कोड चूज करना है। समवॉट यहाँ पर आप लगा लीजिए कि दिस इज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आपको करेक्ट कोड यहाँ पर देखना है कि कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि कुदानकुलम तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, दिस इज इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। देन ककरापर की जब हम बात कर रहे हैं सूरत के अंदर, इंडिया का फर्स्ट 700 मेगावाट इंडिजिनस ये प्रोजेक्ट है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। देन कैगा की बात करते हैं कर्नाटका में, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एंड रावत भट्टा की बात करते हैं तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फॉल करता है। ठीक है, तो इसको रैप्स के नाम से भी यहाँ पर आप कह सकते हो, रैप्स वाली जगह पे ये फॉल करता है। देन कॉटन फार्मर्स अपोज गोयल्स यूएस इंपोर्ट रिमार्क्स, वॉर्न ऑफ प्राइस क्रैश। तो अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, ध्यान में रखो कि एक तो यूएस के साथ बांग्लादेश का यहाँ पर आप कह सकते हो पैक्ट साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, अकॉर्डिंगली सेम डिमांड जो अब इंडिया भी रख रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर पाएगा फ्री ऑफ ड्यूटी एनी काइंड ऑफ कॉटन यार्न जो कि यूएसए से अब आता है। तो अब यहाँ पर ना जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट वाले लोग हैं तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है चलो सप्लाई बाहर से आ भी रही है बट इंडियन प्राइसेस जो है दे विल क्रैश डाउन, क्योंकि जो सप्लाई जब बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्राइसेस पहले अप हुआ करते थे वो डाउन होंगे। ठीक है, दूसरी चीज की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंटरनेशनल में भी स्टैंडर्ड्स वाली कॉटन के साथ यहाँ पर नहीं कंपीट कर पाएंगे। एंड ऑल द वे मोर क्या होगा कि जो कॉटन फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसके प्राइसेस जो है वो कम होंगे एंड लॉसेस में धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। एंड विशियस सर्कल ऑफ व्हाट, कि विशियस सर्कल ऑफ डेट के अंदर वो फंसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितना उनकी इनपुट प्राइस है वो उतना आउटपुट यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाएंगे धीरे धीरे करके, है ना। कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर सकती है, यहाँ पर ये चीज बोली गई है। एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी
अ राइज इन द नंबर ऑफ सुसाइड्स व्हेन इट कम्स टू फार्मर्स जो कि अब कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो पीयूष गोयल जी है उनकी स्टेटमेंट को बिल्कुल नकारा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली रिजर्व किया गया है, या इवन की बाहर से कॉटन या यूएसए से कॉटन इंपोर्ट भी की जाती है तो उससे किसी भी तरह का, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर व्हेन इट कम्स टू कॉटन प्रोडक्शन वो कहीं पे भी हैम्पर नहीं होगा। दिस इज गलत है ये चीज, एंड इवन की स्ट्राइक जो है इसको लेकर यहाँ पर हो सकती है आने वाले टाइम में शुरू की जाए। ठीक है, ये आपकी न्यूज कहती थी। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली चीज है कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप थ्रू आउट इंडिया। ये पूरी स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सेकंड, द सोइंग सीजन ऑफ कॉटन वेरीज इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इज डिलेड एज वी प्रोसीड टू डाउन साउथ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ओनली। तो अब मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप थ्रू आउट इंडिया, एक ये स्टेटमेंट है जो कह रही है कि थ्रू आउट इंडिया कॉटन सिर्फ खारिफ क्रॉप है, गर्मियों के टाइम पे उगाई जाती है, जो कि गलत है। वैसे अगर आपको स्टेटमेंट जनरली बोली जाती है कि कॉटन इज मेजोरिटीली या मेजरली अ खारिफ क्रॉप इन इंडिया, ठीक है। थ्रू आउट इंडिया अगर हम देखें कॉटन को हम खारिफ सीजन के अंदर ग्रो नहीं करते हैं। इट इज इन द नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल स्टेट्स ऑफ इंडिया जहां पे एक खारिफ क्रॉप की तरह यहाँ पर उगाई जाती है। सदर्न स्टेट्स की तरफ जब हम बात कर रहे हैं तो उनको हम विंटर्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, यहाँ पर सोइंग सीजन जो है कॉटन का वेरी कर लेता है फ्रॉम ट्रैक टू ट्रैक, एंड जनरली अर्ली अप्रैल से मई के बीच में नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे इसको उगाया जाता है, एंड डिले होता है एज वी प्रोसीड डाउन साउथ। तो मेजॉरिटली या इवन मेजरली अगर आपको ये चीज बोली जाए कि खारिफ क्रॉप है इंडिया में, या प्राइमरीली ये वर्ड यूज किया जाए कि खारिफ क्रॉप है इंडिया के अंदर कॉटन, देन ओनली इट इज करेक्ट, ठीक है। तो थ्रू आउट इंडिया की यहाँ पर आपको एडिशनल बात बोली गई, थ्रू आउट इंडिया इट इज नॉट अ खारिफ क्रॉप। तो इस चीज को ध्यान रखना, सिंस यहाँ पर अभी थ्रू आउट इंडिया वर्ड यूज कर दिया गया, इस वजह से आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। अगर सिंपल स्टेटमेंट भी आपको बोलते ना खारिफ इज कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप इन इंडिया, तो भी इस चीज को हम सही मान सकते थे। थ्रू आउट इंडिया वर्ड यहाँ पर डाल दिया गया है, दैट मीन्स कि पूरे इंडिया के अंदर खारिफ क्रॉप की तरह यूज नहीं होती है, सो नहीं की जाती, हार्वेस्टिंग टाइम भी इसका अलग अलग होता है। तो आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में से सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है। देन इंडिया एड्स मोर देन 50,000 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो जनरली इंडिया ने ऐड किया है 52,537 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सभी सोर्सेज को कंबाइन करके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अंटिल जनवरी 31, ठीक है। ये चीज यहां पर मान के चल रही है, एंड पिछले साल से इस साल के बेसिस पे अगर हम इसका कंपैरिजन करें, जिसको हम क्या बोलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं, तो 11% से जो एनर्जी कैपेसिटी है ये इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है, ऑल एनर्जी सोर्सेज कंबाइंड हमें 11% से इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट जो है हमको क्वेश्चन में यूपीएससी पूछ लेता है, स्टेट पीएससी भी आपसे पूछ सकती हैं, ठीक है, कि ऑल यूनिट्स कंबाइंड या ऑल सोर्सेज कंबाइंड हमारे 11% राइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है, एंड 50,000 मेगावाट से ज्यादा पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया ने यहाँ पर अब लेकर आई है, इंक्रीज किया है, ठीक है। तो टोटल जनरेशन कैपेसिटी में से 39,000 अप्रोक्सीमेटली 40,000 मेगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आया है। तो इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है सोलर पावर प्लांट्स को एंड विंड पावर प्लांट्स को भी, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंटली इस चीज को ध्यान में रखना, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेजेस आर करेक्टली मैच्ड? कोल प्रोड्यूसिंग एरिया और स्टेट, मालोंग अरुणाचल प्रदेश, रानीगंज वेस्ट बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचेर ओडिशा। जनरली आपके एनसीईआरटी के अंदर 2 या 3 पॉइंटर्स जो यहाँ पर कवर किए गए हैं, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कौन से यहाँ पर करेक्टली मार्क्ड है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चेक करना है। सो द करेक्ट आंसर इज फेयरली सिंपल, करेक्टली मार्क्ड है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2, 3 एंड 4, क्योंकि जो हमारा मालोंग कोल्ड फील्ड है वो मेघालय के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, क्योंकि जयंतिया हिल्स के आसपास इन द रीजन ऑफ मेघालय में ये है, नॉट इन अरुणाचल प्रदेश। एंड जब हम रानीगंज कोल्ड फील्ड की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में है, दामोदर वैली बेसिन के अंदर, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ते हैं। देन रामगढ़ कोल्ड फील्ड झारखंड है, ठीक है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर ही पड़ती है। देन तालचेर कोल्ड फील्ड ओडिशा के अंदर है, आंगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देन अगेन एनसीईआरटी में हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ revision for you. Then Rubio visits Eastern Europe to bolster ties with Hungary and Slovakia. यूएस के सेक्रेटरी हैं, अब वो हंगरी एंड इवन स्लोवाकिया से चाहते हैं बात करना। हंगरी से क्यों? क्योंकि हंगरी के जो पीएम है उनको एंडोर्स किया है करंटली इलेक्शन के लिए, तो हंगरी के साथ रिलेशन उनका अच्छा है। एंड हंगरी के जो पीएम है करंटली उनका रिलेशन सोवियत नेशंस के साथ भी अच्छा है, ठीक है। तो स्लोवाकिया एंड हंगरी के साथ यहाँ पर उनका जो टाइज है वो बेटर करने के लिए यहाँ पर गए हैं, एंड ईस्टर्न यूरोप वाले रीजन को ज्यादातर यहाँ पर अब टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेजर आइडिया यहाँ पर क्या होगा कि अदर यूरोपियन कंट्रीज को यहाँ पर
ऑड्स के अंदर बेसिकली थोड़ा छोड़ दिया गया, थोड़ा सा यहाँ पर उनको डिनाई किया जा रहा है एक्सेस, ठीक है। तो जो टाइज हैं यहाँ पर अब स्लोवाकिया एंड हंगरी के साथ बेटर किए जाने की बात की जा रही है, एंड बायलेटरल इशूज हैं या एनर्जी कोऑपरेशन है, इसको यहाँ पर अब डिस्कस किया जाएगा। देन सीरियस डिफेंस मिनिस्ट्री सेज इट हैज टेकन ओवर अनदर बेस फ्रॉम यूएसए, ठीक है। कि सीरिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि उन्होंने अल शब्दादी बेस जो कि नॉर्थ ईस्ट है फ्रॉम यूएस फोर्सेस, उन्होंने यहाँ पर उसको कैप्चर कर लिया है, एंड ये जॉर्डन इराक के बॉर्डर्स के आसपास वाले एरियाज को भी उन्होंने वापस से रिकैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर यूएसए का जो साइड है उनकी तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि सीरिया के अंदर एक मिलिट्री कू यहाँ पर हुआ था, मिलिट्री कू भी नहीं सॉरी, सिविल अनरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा था, एंड वापस से जो सीरिया की आप कह सकते हो गवर्नमेंट है उनका विद द हेल्प ऑफ यूएसए गवर्नमेंट वो जो एरिया है दैट इज द बेस वो वापस से कैप्चर कर लिया गया है। देन ईरान ओपन टू कॉम्प्रोमाइज टू रीच न्यूक्लियर डील विद यूएसए, तो फाइनली ईरान जो है थोड़ा सा हथियार यहाँ पर गिराते हुए नजर आ रहा है। कहने का मतलब यही है कि दे आर रेडी टू कम अक्रॉस अ डील विद यूएसए। अब बट उन्होंने एक ही यहाँ पर शर्त रखी है कि किसी भी तरह की सैंक्शंस जो है ईरान के ऊपर नहीं लगाई जाएंगी, जितनी भी सैंक्शंस है उसको लिफ्ट किया जाएगा, एंड द सेकंड राउंड ऑफ टॉक विद रिस्पेक्ट टू दैट जिनीवा के अंदर कंडक्ट करा जाएगा इन द कमिंग वीक, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बोला। देन ट्रेड डील्स मेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, पीएम की ये स्टेटमेंट आई है। अभी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, बिल्कुल सिंपल सा ये आर्टिकल है, ठीक है, बस यहाँ पर इतना लंबा खींचा गया है उसको, बस एक तरह से इंटरव्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 या 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत है। पहली चीज कि हमारे पास डील किस किस के साथ हुई है, यूएसए के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है। तो उन्होंने बोला कि दीज आर मेगा डील्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर अब कंडक्ट हुई हैं या इंडिया के हुई हैं विद यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों डील्स जो है वो एक पावर की पोजीशन से आई हैं, क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज हैं इंडिया को या यूरोपियन यूनियन एज अ होल एंड जो यूएसए है, ठीक है, दे बोथ रेवर इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर देयर यू कैन से गुड्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड इंडिया एक तरह से सक्सेसफुल पार्टनरशिप अगर कैरी फॉरवर्ड कर लेता है तो ये दोनों के दोनों जो आप कह सकते हो कंट्रीज हैं, इवन कोऑपरेशंस हैं, ठीक है, इनके साथ इंडिया का रिलेशन और बेटर हो सकता है। एंड उन्होंने बोला कि जो टैरिफ्स है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप टैरिफ की बात करो तो सीबैम आ जाता है यूरोपियन यूनियन के लिए, एंड यूएसए की बात करें 25 से 18% तो चलो टैरिफ है, बट अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये जो टैरिफ्स है इनके बियॉन्ड हमें देखना चाहिए कि हमें मार्केट जो है किस तरीके से एक्सपैंड करनी है, कि जो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं इनके अंदर चांसेस आर कि आपका जो टैरिफ रेट है वो ऑटोमेटिकली या तो गिरा दिया जाता है, या वो टैरिफ रेट अगर एग्जिस्ट भी करता है तो इट इज फॉर यू कैन से फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द लॉन्गर रन, ठीक है। तो ये टैरिफ तो अभी के रिलेशन की यहाँ पर बात करते हैं, बट लॉन्गर टर्म की तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो फोकस है वो बेटर हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बेटर हो सकती है, एंड इवन के जो टाइज है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर हम एमएसएमई सेक्टर को ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जहां पे हम चाहते हैं इनोवेशन जो कि बाहर वाले नेशन से आ सके, उनके R&D इंडिया के अंदर प्रिवेल कर सके, तो वहां पर हम टाइप्स की यहाँ पर खोज में है, ताकि इंडिया जो एक मेगा मार्केट की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरह देखे जा सके, कि ग्लोबल इंटीग्रेशन इस तरीके से पॉसिबल हो सके। दूसरी चीज उन्होंने बोला डिफेंस के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है, क्योंकि जितने भी नेशंस है, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन नेशंस भी हैं, इवन यूएसए भी है, उनके साथ हमारे डिफेंस के ऊपर जो फोकस है, जो टाइप्स है वो बेटर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इंडिया जो है अब मल्टीपल सोर्सेस है, अभी रफाल की भी जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, P-81 की भी हमने बात की, यूएसए से लेने की बात हो रही है ना। तो ये किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है? दोनों, एक तो यूरोपियन यूनियन का नेशन है, ठीक है, एक हमारे पास यूएसए एग्जिस्ट कर जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये जो जितने भी नेशंस हैं इनके साथ हमारा क्या होगा, जब नॉलेज ट्रांसफर होगा डिफेंस के लिए, अगर आप ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो आपकी जो यू कैन से तीनों सर्विसेज है वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इंडिया जो है उसी तरीके से मार्केट ये भी ढूंढना चाह रहा है कि हम खुद से एक्सपोर्ट करना शुरू करें, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है उसको भी बनाना शुरू करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके से शिफ्ट की जा सके, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, एंड द गवर्नमेंट इज ऑफ दैट काइंड ऑफ ओपिनियन। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज आपको बताई है। देन इंडिया एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, सेज रूबियो। तो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट आई है, जो कि यूएस के सेक्रेटरी है, ठीक है, यूएससी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है बेसिकली। तो मार्को रूबियो ने ये स्टेटमेंट दी है कि अब ये मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सी बात है कि पहले उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो टोटली बंद करेगा रशियन ऑयल इंपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अब इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है, हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, हमने बोला कि हम अपने रिसोर्सेज को कम करेंगे, ठीक है, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड विक्रम मिस्री जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी यही आई थी। बट अब अगर आप देखोगे क्रेमलिन यानी कि रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई कि इस तरह की कोई भी फॉर्मल हमारे तरफ जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन इंडिया की तरफ से नहीं पहुंचाई गई है। तो ये तीनों पार्टीज जो है आपस में ही खेलती जा रही हैं। तो अब इंडिया के ऊपर यहाँ पर यही एलिगेशन अगेन यूएसए की तरफ से लगाया गया है कि 25% टैरिफ कम करके 18% इसीलिए किया गया क्योंकि धीरे धीरे करके इन्होंने इंपोर्ट करना रशिया से तेल इंडिया ने कम कर दिया है, बट धीरे धीरे करके वो और कम कर देंगे, कम टू नेक्स्ट टू जीरो कर देंगे। ये चीज इंडिया ने यहाँ पर प्रॉमिस की थी, टू विच इंडिया नेवर एग्रीड। एंड इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट यही आई थी कि हम पोटेंशियल बायर्स को यहाँ पर जस्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द डिमांड ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर हैम्पर ना, उस तरीके से ही हम ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढेंगे। बट वी नेवर सेड कि हम रशिया से जीरो इंपोर्ट करना शुरू करेंगे क्रूड ऑयल, ठीक है। तो
ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। देन AI इम्पैक्ट समिट 2026 बिगिंस टुडे, मोदी सेट टू इनॉग्रेट द इंडियन AI एक्सपो। तो अब यहाँ पे इंडियन एक्सपो जो है, AI एक्सपो जो है 3 दिन का होगा मेजॉरिटली, ठीक है, आज शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे। फर्स्ट डे जो है दैट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर द पीपल विद, यू कैन से, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी यहाँ पर। सेकंड एंड थर्ड डे मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि पीपल या डेलीगेशंस या इवन के नॉर्मल पीपल, दोज हु गेट द टिकट्स आल्सो, वो जा सकते हैं यहाँ पर। तो AI इम्पैक्ट समिट का मेजर आइडिया यहाँ पर क्या है कि AI को किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो, उसका इम्पैक्ट कौन से रीजन के अंदर क्या है, किस तरीके से उसको इनकलकेट किया जा सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर, डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर हमारा काम किस तरीके से बेटर हो सकता है। रीजनल AIs है एंड इवन मार्केट प्लेयर्स हैं जो जिनके साथ यहाँ पर मे बी कोई किसी तरह की मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट कराई जा सकती है ना। तो ये जितनी भी मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट होने के बाद मे बी जैसे रीजनल AIs की डेवलपमेंट की बात होती है, उसके अंदर कोई इन्वेस्टर आपको मिल जाए, किसी भी तरह का इन्वेस्टर जो कि AI से रिलेटेड यहाँ पर काम करना चाहता है, इंडियन मार्केट के अंदर भी इंटरेस्टेड है। प्लस इंडिया ने अब क्या किया है, ऐसा ग्लोबल हब भी बना दिया ना कि किसी भी तरह के IT सेक्टर अगर इंडिया के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश करना भी चाहती है तो बाय 2047 क्या होगा, उनको यहाँ पर टैक्स वेकेशन दे दी गई है, टैक्स हॉलिडे, वेकेशन में नहीं, टैक्स हॉलिडे दे दी गई है, किसी भी तरह का टैक्स उनके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये सारी मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर AI टू डेवलप इन इंडिया, अगर हम लॉन्गर टर्म में यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको। देन लॉन्च व्हीकल डेब्री विद इसरो लोगो, नेशनल एम्बलम फाउंड इन मालदीव्स आइलैंड। तो अब हमें पता है कि हमारा जो मिशन है, ठीक है, अब लॉन्च व्हीकल M3 के अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी टाइम एंड अगेन, एंड हमारा मिशन जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है, क्योंकि ब्लू बर्ड ब्लॉक 1 जो है वो भी फेल हुआ, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है वो भी इस बार फेल हो गया, तो उसकी डेब्री कहीं ना कहीं तो आकर गिरेगी। तो एक अबैंडन्ड आइलैंड मालदीव्स के अंदर है, वहां पर उसको ट्रेस किया गया है एंड इंडिया, इसरो का लोगो था एंड इंडिया का फ्लैग वहां पर बना हुआ था, ठीक है। तो अब वहां पर उसको देखा गया है, वहीं से उसको यहाँ पर उठाकर डिस्कार्ड किया जाएगा एंड मल्टीपल चीजें जो वो है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी क्या एग्जिस्ट करती है कि LMV जो हमारा LVM यानी कि लॉन्च व्हीकल M3 है, मार्क 3 है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं एट दी थर्ड स्टेज। ये रेपिटेशन मैं आपको बता रही हूँ, है ना, थर्ड स्टेज पे जहाँ पे क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर वो चला जाता है, ठीक है। तो सॉलिड एंड क्रायोजेनिक स्टेज पे, वहाँ पे अब थर्ड स्टेज में जो हमारे पास स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए इसरो जो है किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रहा है, जस्ट फॉर यू कैन से ओपिनियन एंड एज फॉर द कि जो प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है उसको कैसे अब खत्म किया जा सके, क्योंकि जो नेक्स्ट सेट ऑफ यू कैन से सैटेलाइट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर के अंदर, मतलब अभी 2026 के अंदर बेसिकली वो शेड्यूल्ड है कि वो अब भेजी जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि लॉन्च व्हीकल की जो डेब्री है वो कहाँ पर, मालदीव्स के अबैंडन्ड आइलैंड वाली साइड पे मिली है। तो आज की न्यूज़ आपकी इतनी थी। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो हमारे जो कोर्सेज है आप उसको चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज www.sleepyclasses.com, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, sleepy.class@gmail.com पे भी हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, कॉमेंट सेक्शन एग्जिस्ट करता है, जल्दी से जल्दी डाउट जो है इसको क्लियर कर लेंगे। That is all from my side today. Thank you so much.